एक समय था जब वैशाली अचानक अपने बच्चे के जाने से दर्द और अकेलेपन में डूब गई थी। और आज एक बार फिर कुछ ऐसे ही हालात थे, परंतु आज उसके साथ हर्षित था, जो हर पल साए की तरह उसके साथ खड़ा रहकर उसका ख्याल रख रहा था। अंदर ऑपरेशन रूम में वैशाली भले ही अकेली डॉक्टर के साथ थी, मगर मन से हर्षित उसके साथ था, जिसकी मौजूदगी का एहसास वैशाली को हर क्षण हो रहा था। दवाइयों के असर में सो रही वैशाली की नींद अचानक से खुल जाती है। वैशाली की आंखें दवाई और नींद के कारण सही से खुल नहीं रही थी। उसने अपने दायां हाथ बढ़ाकर आंखों को मसलने की कोशिश की, परंतु उसे अपने हाथ को किसी के पकड़े होने का एहसास हुआ। वैशाली ने गर्दन घुमाकर उस ओर देखा। हर्षित उसका हाथ पकड़े बैठा बाहर कहीं देख रहा था। उसे देखकर वैशाली को समझ आ गया। हर्षित कुछ सोच रहा था। वैशाली ने जानबूझकर अपना हाथ हिलाया, जिससे एकदम से हर्षित की तंद्रा भंग होती है। तुम ठीक हो? हर्षित ने प्यार भरी नज़रों से वैशाली को देखते हुए कहा। वैशाली हर्षित के सवाल के जवाब में फीकी सी मुस्कान देकर यहाँ वहाँ देखने लगी। ये अस्पताल का कमरा था, जिसमें इस समय वो दोनों थे। सफ़ेद रंग का छोटा सा कमरा, जिसमें खिड़की के पास वैशाली का बेड था। खिड़की पर हल्के नीले रंग के पर्दे लगे थे, जिन्हें हल्का सा खोला हुआ था, जिससे धूप का एक टुकड़ा कमरे में अपनी मौजूदगी का एहसास करवा रहा था। उसके दाईं ओर सोफ़ा, सामने अलमारी, सोफे से थोड़ा आगे दरवाज़ा था। वैशाली पूरे कमरे को देखने के बाद दरवाजे को देखने लगी। फिर दरवाजे के सामने बाथरूम पर उसकी नज़र अटक गई। दोनों माँ अभी घर गई हैं। मैंने ही उनसे कहा जब तक तुम सो रही हो वो घर जाकर आ जाएं। हर्षित की बात सुनकर वैशाली के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान आ गई। आज वैशाली को अपनी ही किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था। अनजाने में ही उसका मन उसके बीते कल और आज की तुलना करने लगा। जहाँ उसके कहने पर भी गौरव उसे समझ नहीं सका, वहीं हर्षित बिना कुछ कहे वैशाली की खामोश नज़रों को भी पढ़कर उसकी मन की बात समझ गया। मन ऐसा ही होता है, कभी कभी अतीत की गलतियों में भटक जाता है। ना हर्षित के मुंह से कोई लफ्ज़ निकले और ना वैशाली के होठ एक पल को हिले, फिर भी दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे। रिश्ता ये दिलों का है, इस बात को समझ और समझा रहे थे। लगता है हम सही समय पर आए हैं। अनुप्रिया जी की आवाज़ सुनकर हर्षित ने अचानक वैशाली का हाथ छोड़ दिया। चलो अब तुम दोनों चाय पी लो। वैशाली की माँ चाय ग्लास में डालने लगी। हर्षित की माँ नाश्ता निकालने लगी। हर्षित सोफे पर जाकर बैठ गया। तू ठीक है ना? वैशाली की माँ ने उसे चाय का गिलास देते हुए पूछा। मैं ठीक हूँ, वैशाली ने अपनी माँ और अनुप्रिया जी से कहा, जिसे सुनकर दोनों के मन को राहत महसूस हुई। बेटा हो सके तो हमें क्षमा कर देना। वैशाली की माँ ने जब ये शब्द कहे तो वैशाली आश्चर्य से देखने लगी। जब तक हम दोनों आए तुझे ऑपरेशन रूम में लेकर चले गए थे, और फिर तू शांत रहे, तुझे कोई मानसिक दबाव ना हो, दर्द ना हो, उसके लिए डॉक्टर साहब ने नींद का इंजेक्शन दे दिया, जिसके कारण तू सो गई और तुझे मिले बिना ही हम दोनों को घर वापस जाना पड़ा, जबकि हमें तो तेरे साथ होना चाहिए था और हम उस समय तेरे पास नहीं रह पाए। माँ, वैशाली ने अपनी माँ की आवाज़ में उठती भावनाओं को पहचान लिया था। उसे लगने लगा अब कुछ ही क्षणों में उसकी माँ की आंखों से आंसू की बूंदें गिरने लगेंगी, इसलिए उसने पहले ही उनका हाथ पकड़ लिया। माँ, आप दोनों इस तरह मत सोचो। मैं जानती हूँ आप दोनों को ही मेरी परवाह है। घर के बाकी सब भी मेरे लिए परेशान होंगे, पर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब मेरा परिवार है ना, तो क्या परिवार को भी सफाई देनी पड़ती है। मुझे पता है आप दोनों भले ही उस समय यहाँ नहीं आ सके, फिर भी आप हर समय मेरे पास ही थे। बस अब कोई भी रोने धोने वाला काम नहीं करेगा। अनुप्रिया जी ने वैशाली के और उसकी माँ के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा। वैशाली को 2 दिन तक अस्पताल में रखा गया, जहां वैशाली की माँ और हर्षित की माँ आती जाती रही। वहीं वैशाली के ससुराल और मायके से भी सब उसे मिलने आते रहे। वहीं हर्षित ने एक पल भी वैशाली को अकेला नहीं छोड़ा।
वैशाली की दवाई, उसका नाश्ता, हर बात का ख्याल रखना हर्षित की सबसे पहली जिम्मेदारी बन गई थी। मैं सोच रही थी क्यों ना हम कुछ दिनों के लिए वैशाली को अपने साथ लेकर जाएं। वैशाली की माँ ने हर्षित की माँ से कहा। आज वैशाली को अस्पताल से घर जाना था। हर्षित वैशाली को कुछ टेस्ट करवाने लेकर गया था। वैशाली और हर्षित की माँ सामान पैक कर रही थी। ये अच्छा है, पहले तो ससुराल वाले बहू को उसकी बीमारी के समय आराम करने मायके छोड़ आते हैं, फिर जब खुद बीमार होते हैं तो कहते हैं बहू हमारे ठीक से सेवा नहीं करती। हर्षित की माँ की बात सुनकर वैशाली की माँ उन्हें असमंजस में देखने लगी, जैसे उन्हें उनकी बात समझ ही नहीं आई हो। अच्छा, आप यहाँ बैठिए। हर्षित की माँ ने वैशाली की माँ को सोफे पर बिठाया। मुश्किल और बीमार समय ही अपनों की पहचान होती है। ये वो समय होता है जब हम किसी का ख्याल रखते हैं तो उसे हमारे प्यार का एहसास होता है। उसे समझ आता है कि हमें उसकी परवाह है। अच्छे समय में बहू से काम करवा लो और जब बीमार हो आराम के नाम पर मायके छोड़ाओ। इस तरह का व्यवहार जैसे कि ससुराल उसका घर ना हो, बल्कि काम करने की जगह जहां वो बस तभी रह सकती है जब वो काम कर पाए। वो घर वैशाली का है, उस घर के सदस्य उसका परिवार, जो उसके अच्छे बुरे हर समय में उसका साथ देंगे। इसलिए आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। हम वैशाली की सेहत के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, उसे पूरा आराम भी देंगे और उसकी छोटी छोटी ज़रूरत का ख्याल भी रखेंगे। फिर भी अगर आपका मन नहीं मानता है तो आप भी हमारे साथ चलें और कुछ दिन वैशाली के साथ रहें, मगर हम इस समय उसे मायके नहीं भेज सकते। उसकी ज़रूरत नहीं है। कुछ समय के लिए बेटी के दुख में और मोह में मैं वो सब भूल गई थी जो आपने पहली बार वैशाली के विदाई के समय मुझे कहा था, पर अब मुझे सब याद भी आ गया। मुझे पूरा विश्वास भी हो गया। मेरी बेटी आपके परिवार में पूरी तरह से सुरक्षित भी है और खुश भी। आप सब इतना प्यार करते हो, उसे कभी भी कोई तकलीफ हो ही नहीं सकती। वैशाली आपके साथ ही रहेगी, परंतु जब वो ठीक हो जाएगी तो हम कुछ समय के लिए लेकर जरूर जाएंगे। इस सब को कहते समय वैशाली के माँ के चेहरे पर खुशी ही झलक रही थी। अपनी बेटी के लिए दुख, चिंता सब दूर हो गया था। अब वो वैशाली को लेकर निश्चिंत थी। ये भी कोई कहने की बात है? आपकी बेटी है, आपका पूरा हक बनता है जब मन चाहे मिलने आ सकते हैं और मन चाहे उसे अपने पास रख सकते हैं। हर्षित की माँ के ये शब्द सुनकर दरवाजे पर खड़े हर्षित और वैशाली भी खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाए। हर्षित गाड़ी चलाते हुए बीच में सामने के मिरर से वैशाली को देख रहा था। वैशाली पीछे बैठी थी। उसने अपना सिर अपनी माँ के कंधे पर टिका रखा था। उसकी आंखें बंद थी। बीच बीच में आंखें खोलकर वो हर्षित को देख रही थी, जिससे उसे हर्षित के देखने के बारे में पता चल रहा था। फिर भी वो आंखें बंद कर बैठी ही रही। वहीं हर्षित के पास वाली सीट पर बैठी उसकी माँ भी उसकी इस हरकत को देख रही थी। उन्हें हर्षित के चेहरे पर परेशानी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। उन्होंने ध्यान दिया था जब से हर्षित आखिरी बार अकेले डॉक्टर से मिलकर आया था वो परेशान था, मगर हर्षित इस बारे में बात करने के लिए उन्हें वो जगह सही नहीं लगी। वैसे भी वो हर्षित से अकेले में बात करना चाहती थी। हर्षित, वैशाली का घर, तुम दोनों अपने कमरे में जाकर आराम करो। रुसाली चाय नाश्ता वहीं ले आएगी। हम दोनों भी मेरे कमरे में आराम कर लेते हैं। अनुप्रिया जी हर्षित और वैशाली को उनके कमरे में जाने को कह दिया और खुद वैशाली की माँ के साथ अपने कमरे में चली गई। वैशाली अपने कमरे में आंखें बंद कर लेटी थी। उसे देखकर समझ पाना मुश्किल था वो सच में सो रही या बस यूं ही सबसे दूर रहने के लिए सोने का नाटक कर रही है। हर्षित वैशाली के पास ही तकिए का सहारा लेकर बैठ गया। उसका एक हाथ धीरे धीरे से वैशाली के सिर को सहला रहा था। हर्षित भले ही इस समय वैशाली के पास था, मगर उसके मन में डॉक्टर की कही बातें ही गूंज रही थी।
ना चाहते हुए भी उसका मन उसे उन पलों में फिर से लेकर चला गया और उसे डॉक्टर की कही हर बात और दृश्य याद आने लगा। तुम उसका अच्छे से ख्याल तो रख पाओगे ना? डॉक्टर ने हर्षित को देखते हुए सवाल किया। हर्षित ने बस हाँ में सिर हिला दिया। नहीं, अगर तुम काम के कारण ध्यान नहीं रख सकते हो तो मैं यही सलाह दूंगा कि कुछ दिन के लिए तुम वैशाली को उसके मायके भेज दो। मायके क्यों? हर्षित डॉक्टर की बात सुनकर चौंक गया था, क्योंकि वैशाली का ये दूसरी बार गर्भपात हुआ है। ऐसे में उसके डिप्रेशन में जाने की संभावना हो सकती है। अगर तुम अपने काम में व्यस्त रहते हो और परिवार के बाकी सदस्य भी उनके काम में व्यस्त रहते हैं तो हो सकता है वैशाली खुद अकेला महसूस करने लगे। ऐसी स्थिति में अगर वो डिप्रेशन में चली गई तो वो अपने साथ कुछ कर भी सकती है। अपने साथ मतलब? हर्षित को डॉक्टर की बात सुनते ही हर्षित को वैशाली की आत्महत्या वाली बात याद आ गई थी, जिसके कारण उसका मन बेचैन होने लगा था। हर्षित जानता था वैशाली यूं तो पूरी दुनिया से लड़ने की हिम्मत रखती है, मगर जब बात अपनों की हो, खुद की भावनाओं से लड़ने की, वो कमज़ोर पड़ जाती है। क्योंकि इंसान चाहे जितना भी हिम्मत वाला क्यों ना हो, जब बात अपनों से लड़ने की हो या अपनों को खोने के बाद स्वयं के अंदर जन्म लेते खालीपन और दर्द से लड़ने की, जब इंसान अक्सर कमज़ोर पड़ जाता है। हर्षित भी वैशाली की इस कमजोरी को जानता था। अचानक हर्षित का मन उसे भयावह कल्पनाओं में उलझाने लगा। हर्षित को लगा जैसे वैशाली फर्श पर पड़ी है और उसके हाथ की कलाई से खून बहता हुआ आसपास की हर वस्तु को अपने रंग में रंग रहा है। वैशाली के कपड़े भी पूरी तरह खून से सने हुए दिख रहे थे। जैसे ही हर्षित ने उस दृश्य को भुलाने के लिए अपनी आंखें बंद की, उसके सामने छत पर पंखे से लटकती वैशाली का शरीर झूलने लगा। वैशाली की आंखें और जबान बाहर आ गए थे, गर्दन एक ओर झूल गई थी। ये दृश्य इतना भयावह था कि हर्षित सामने की ओर झुक गया। उसने कसकर अपने दोनों हाथों से सिर को पकड़ लिया और दोनों कोहनियों को टेबल पर टिका दिया। फिर भी हर्षित की आंखें बंद ही थी। उसकी सांसें तेज चलने लगी, माथे से पसीना बहने लगा। हर्षित की हालत देखकर डॉक्टर को कुछ अजीब सा लगा। हर्षित 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 ने डॉक्टर की आवाज़ सुनकर झटके से आंखें खोल दी। उसकी सांस अभी भी चढ़ी हुई थी, जैसे मीलों दौड़कर आया हो। डॉक्टर ने पानी का ग्लास हर्षित की ओर बढ़ाया, जिसे उसने एक ही बार में खाली कर दिया, जिससे उसे खांसी आने लगी थी। डॉक्टर ने कुछ देर हर्षित की पीठ पर हल्के हाथ से सहलाया। मुझे लगता है तुम्हें वैशाली को मायके ही भेज देना चाहिए। मुझे उसकी चिंता थी, परंतु अब मुझे लग रहा है कहीं तुम भी इस सब के कारण किसी बीमारी के शिकार ना हो जाओ। डॉक्टर को लगने लगा वैशाली की तरह हर्षित भी कहीं डिप्रेशन में ना चला जाए। डॉक्टर की बात सुनकर हर्षित कुछ पल उन्हें देखता रहा, फिर गहरी सांस ली, जैसे वो खुद को तैयार कर रहा हो। उसके बाद हर्षित ने शांत और ठहरी हुई आवाज़ में डॉक्टर को जवाब दिया, साथ रहने से डिप्रेशन कम होता है। अगर दूर रहेंगे तो सिर्फ वो ही नहीं, पक्का हम दोनों इस बीमारी के शिकार हो जाएंगे। लेकिन अगर साथ रहे तो एक दूसरे के लिए हमेशा खुश रहने की कोशिश करेंगे और एक दूसरे को खुश रखने की कोशिश करते रहेंगे। इसलिए हमारा साथ रहना ही सही है। फिर शादी मुसीबत में साथ छोड़ने के लिए, साथ निभाने के लिए की जाती है। कहते समय हर्षित की आवाज़ में भावनाओं का वेग स्पष्ट महसूस हो रहा था। हर्षित की बातों से डॉक्टर को विश्वास हो गया। हर्षित वैशाली का और खुद का पूरा ध्यान रख सकता है, इसलिए उन्होंने बिना कुछ और कहे वैशाली की सारी रिपोर्ट हर्षित की ओर बढ़ा दी, जिसे लेने के बाद हर्षित ने एक नज़र डॉक्टर को देखा, फिर रिपोर्ट लेकर चला गया। हर्षित इन सब बातों में इतना खो गया कि उसका हाथ कब वैशाली के सिर से फिसलकर उसके मुंह पर चला गया, उसे पता ही नहीं चला। हर्षित के उंगली की अंगूठी से वैशाली के चेहरे पर चुभ गई, जिससे अचानक उसने आंखें खोलकर हर्षित को देखा। हर्षित, वैशाली भी उठकर हर्षित के पास बैठ गई। क्या हुआ, तुम्हारी नींद टूट गई? हर्षित ने वैशाली को देखा। हर्षित ने अपना दायां हाथ पीछे कर वैशाली को अपने करीब कर लिया।
वैशाली भी हर्षित के सीने पर सिर रखकर हर्षित के बाएं हाथ की अंगुलियों में अपने हाथ की उंगलियों को फंसा दिया। वैशाली अब हर्षित की हर सांस को महसूस कर पा रही थी। हर्षित की धड़कनों की बेचैनी, उनका अचानक बढ़ना तो कभी थम सा जाना, हर बार उतार चढ़ाव को समझ रही थी। आपको याद है जब अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई थी, बुखार सा होने लगा था और आप मुझे अस्पताल लेकर गए थे, तभी मुझे बोतल चढ़ानी पड़ी थी और मेरे पास वाले पलंग पर ही एक और गर्भवती औरत को भी बोतल लगाई हुई थी। वैशाली ने हर्षित की उंगलियों में अपनी उंगलियों को उलझाते हुए कहा। हर्षित ने वैशाली की बात सुनकर उसे सवालिया नजरों से देखा, जैसे पूछना चाहता हो उस बात को इस समय कहने का क्या अर्थ है और अब उस समय को क्यों याद करना, क्योंकि वैशाली अपनी प्रेगनेंसी के तीसरे महीने की बात कर रही थी। उस औरत के 3 बार गर्भपात करवाया गया था। हर बार वो 3 महीने बाद ही कुछ ऐसा हो जाता कि डॉक्टर भी नहीं संभाल पाते थे। इस बार वो चौथी बार गर्भवती हुई थी और इस बार ऐसी कोई समस्या भी नहीं आई थी। तुम्हें पता है, जब मैंने उस दिन उससे बात की, उसकी कहानी सुनी, तो अपने आप मेरे मन से उसके बच्चे और उसकी इस खुशी को सलामत रखने की दुआ निकल गई। आज हम वापस आ रहे थे तो उसे देखकर मुझे भी यही लगा, जैसे मुझे भी आज नहीं तो कल ये खुशी जरूर मिलेगी, हमारा बच्चा जरूर होगा। आज मुझे इस बात पर पूरा विश्वास हो गया। देर से ही सही, पर वो सबकी सुनता जरूर है। वैशाली ने कमरे में रखी बाल गोपाल की मूर्ति की तरफ इशारा करते हुए कहा, जो मूर्ति अनुप्रिया जी ने उसके गर्भवती होने के बाद ही कमरे में रख दी, ताकि वैशाली हमेशा बाल गोपाल को देखती रहे। वैशाली की बातों को सुनकर हर्षित के मन की सारी चिंता, निराशा दूर हो गई। उसने वैशाली को देखा, उसके चेहरे पर दुख जरूर था, पर ईश्वर के लिए आस्था और मन में सुकून भी था। जरूर होगा हमारा बच्चा भी, और आने वाले कल में उसके लिए ढेर सारी खुशियां भी, सब होगा। हर्षित ने वैशाली को कसकर सीने से लगा लिया। दोनों ही एक दूसरे का साथ पाकर अपने इस गम को भुलाने की कोशिश करते हुए सो गए। तुम कल बहुत परेशान थे, डॉक्टर ने कुछ कहा क्या? अनुप्रिया जी एकांत देखकर हर्षित से अपनी मन की बात पूछ ही ली। डॉक्टर ने कहा है कि वैशाली के डिप्रेशन में जा सकती है, इसलिए हमें उसका ज़्यादा ख्याल रखना होगा। हर्षित की बात सुनकर अनुप्रिया जी वहीं पड़ी कुर्सी पर बैठ जाती है। उनकी आंखों में वैशाली को लेकर चिंता साफ झलक रही थी। माँ, हर्षित ने अनुप्रिया जी का हाथ प्यार से अपने हाथ में ले लिया। आप चिंता ना करें, पहले मैं भी डर गया था, मगर कल वैशाली की बात सुनकर मेरा डर भी खत्म हो गया। हर्षित अनुप्रिया जी को वैशाली की वो अस्पताल में मिली उस औरत वाली बात बता देता है। बहुत हिम्मत वाली है मेरी बहू, तू देखना बहुत जल्दी सब ठीक हो जाएगा। फिर हम सब भी तो है ना, उसका इतना ध्यान रखेंगे कि वो हर परेशानी को भूलकर फिर से खुश रहना सीख ही लेगी। अनुप्रिया जी ने हर्षित के बालों को सहलाकर चली जाती है। सिर्फ हर्षित ही वैशाली का ख्याल नहीं रखता था, वैशाली भी हर्षित का बहुत ख्याल रखती थी। रातें तो दोनों साथ सब भुलाकर हंसते भी दोनों साथ, दोनों अच्छी तरह समझते थे जिस तरह रिश्ता दोनों का है, बच्चा दोनों का था, वैसे ही उसे खोने का गम भी दोनों का है। दोनों साथ मिलकर उससे बाहर निकल रहे थे, जिसमें दोनों परिवार भी अपनी अपनी भूमिका बहुत अच्छे से निभा रहे थे। 1 महीने बाद, अरे वैशाली तुम तैयार हो जाओ, बाकी का सारा काम मैं कर देती हूँ। रुसाली ने रसोई में आते ही कहा। बस हो गया भाभी, सब बन गया है, बस दाल में तड़का लगाना है। वैशाली जल्दी जल्दी हाथ चला रही थी और रुसाली से बात भी कर रही थी। वो मैं कर देती हूँ। रुसाली ने वैशाली को लगभग बाहर निकाल दिया। बहुत दिनों बाद रसोई में आई हो और आते ही इतना काम करोगी तो बीमार पड़ जाओगी। तुम जाकर तैयार हो जाओ, आखिर आज तुम्हारे पति देव का जन्मदिन है, तुम्हें भी खास दिखना चाहिए। रुसाली की बात पर वैशाली बिना कोई जवाब दिए शर्माकर वहाँ से चली गई। आज हर्षित का जन्मदिन था। घर में सब पुरानी कड़वी यादों को भुलाकर अच्छी यादें बनाना चाहते थे, खासकर वैशाली, इसलिए वो सब कुछ बड़े मन से कर रही थी। उसने केक और हर्षित की पसंद का खाना भी बनाया।
वैशाली जैसे ही कमरे में गई, उसे दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। वैशाली ने मुड़कर देखने की कोशिश की, परंतु उसके पहले ही हर्षित ने उसे पीछे से अपनी बाहों में ले लिया। अच्छा, तो ये आप हैं? वैशाली को खुद को छुड़ाने का प्रयास किया। मैंने सोचा जब मेरी पत्नी मेरे लिए इतनी मेहनत कर रही है तो उसे थैंक्स के तौर पर गिफ्ट देना तो बनता है ना। अच्छा जी, मतलब मेरे जन्मदिन पर भी थैंक्स वाला गिफ्ट क्या लेना है? आपने तय कर लिया था, और अपने जन्मदिन पर भी मुझे क्या थैंक यू गिफ्ट देना है वो भी खुद ही तय कर लिया। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।